गुड इवनिंग गाइस। आज सेल में बहुत अच्छे कंसेप्ट स्टार्ट हो गए हैं। मतलब कि जितने भी पीछे वाले हिस्से था और उसको कर लिए कवर। जो एनसीईआरटी में बहुत सारे ट्रांसपेरेंसी नहीं था, बहुत सारी चीज़ें ऐसा जो था उसको क्लियर कट आप समझ नहीं सकते। इसी वजह से हमने क्या किया, उसको कर लिया। अब यदि आप एनसीईआरटी भी पढ़ते हो तो चलेगा, लेकिन थोड़ा सा उसमें भी डीप जाना पड़ेगा, इसलिए मैं अपने नोट्स के सहारे चलूँगा। बिल्कुल वहाँ पे मतलब कि अब जो स्टार्ट करने वाले पीछे सारे के सारे सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, मतलब कि सेल वॉल के ऑर्गेनाइजेशन, सेल मेम्ब्रेन के जितनी मॉडल था सबको हम लोगों ने पढ़ा। वहाँ इवन की प्रोकैरियोटिक सेल्स को पूरे के पूरे पढ़ा, जितनी भी चीज़ है उसकी भी सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ग्लाइकोकैलिक्स, जो भी चीज़ें था पूरे के पूरे प्रोकैरियोटिक सेल्स में जितने भी चीज़ था सबको हमने पढ़ा। फिर डिफरेंसेस देख लिया, प्रोकैरियोट यूकैरियोट में क्या डिफरेंस है, उस डिफरेंस को डिटेल देखा। अब जो है अपने को स्टार्ट करना है ऑर्गेनेल, सेल ऑर्गेनेल। मतलब सेल के अंदर जो छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे के सारे चीज़ें जो है अपने को पढ़ना है। उसमें से सबसे पहले आप एनसीईआरटी में जाओगे तो वहाँ पे बेटा दिया हुआ है कि आपको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ना है, और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड्स विलेज। बोले तो विलेज कहने का मतलब है कि वो वाला विलेज नहीं, VELLAG, गाँव वाला नहीं, मेरे वाले विलेज। मतलब कि मैं कोडिंग किया हूँ VLEG। इसका मतलब है कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड्स 4 सेल ऑर्गेनेल, B से वैक्यूल, L से लाइसोसोम, E से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और G से गोल्जी बॉडी। मतलब कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड्स 4 सेल ऑर्गेनेल, दैट इज विलेज। ठीक है। अब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता क्या है, इस पर थोड़ा सा डिटेल अपनी को बात करना है। पूरा का पूरा मैं डीप यहाँ पे आपके जो स्लाइड बनाया उसमें सारे चीज़ें आज पूरे करने हैं। चाहे जैसे भी हो, एक सेल ऑर्गेनेल को एक दिन में कंप्लीट करना है, और अमूमन 5-10 लेक्चर में आपका जो है सेल ख़त्म हो जाएगा। बहुत ही लेंदी गया, इसके लिए सॉरी यार। मैं क्या करूँ, आपको डीप सीटेड कॉन्सेप्ट को निकालने के लिए मुझे वहाँ तक जाना पड़ेगा। हाँ, अब आप जो है एनसीईआरटी को पढ़ो, फिंगर टिप लगाओ, क्वेश्चन बैंक लगाओ, कुछ भी करो, आपको समझ में आएंगे। ठीक है। तो आइए वापस आते हैं और पेज पे वापस आते हैं। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से अपन उस कॉन्सेप्ट को डील करेंगे। तो क्या कंडीशन है यहाँ पे कि ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का कुछ मीनिंग है बेटा। इस मीनिंग को आप समझ सकते, बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझ सकते कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब मैं समझाता हूँ कि ये देखो, मैं बिल्कुल छोटा हो गया हूँ, मेरे मतलब कि फ़ोटो पे ध्यान मत दो, ठीक है ना। आप अपने कंटेंट्स पे ध्यान दो। यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे कि ये देखो, आप कहाँ हो, एल एन बायोलॉजी क्लासेस, मैं कौन, अतुल कुमार, बिल्कुल। यहाँ देखो एंडो मतलब होता है इनसाइड द सेल, ठीक है ना। मेम्ब्रेन मतलब मेम्ब्रेन बॉन्ड, ठीक है ना। सिस्टम जो होता है कोऑर्डिनेशन होती है, एक समन्वय होता है, आपस में तालमेल होती है, आपस में बातें होता है। तो मतलब कि एक संगठन होती है, उसी को सिस्टम बोला जाता है। तो ये क्या है कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में बहुत सारे मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल है, और जिसकी एक संगठन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करता है, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करता है। कोई भी काम करना है तो एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन से होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। आपका वही डेफिनेशन है, इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल, कोऑर्डिनेशन ऑफ द सेल ऑर्गेनेल इज नॉन एज क्या, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। याद रहेंगे यहाँ पे ये सारे के सारे बातें। अब कहा जा रहा है बेटा कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के कंडीशन में कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल पार्टिसिपेट करते हैं और ये किस तरीके का बात करते हैं। तो कहा जाता है कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में इंक्लूड करते हैं विलेज को, और विलेज के कंडीशन में बात करते हैं तो वैक्यूल, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी। ये जो है इनके स्ट्रक्चर और फंक्शन इंटायरली डिफरेंट है, बट कहीं ना कहीं एक दूसरे का फंक्शन कोऑर्डिनेटेड है। दैट्स व्हाई इट इज नॉन एज का एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, और मेम्ब्रेन से रिलेटेड है, एक दूसरे से रिलेटेड है। वो कैसे रिलेटेड है देखना। और इसके अलावा यदि ये चार के अलावा यदि बात करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, आपका जो है पेरोक्सिसोम, क्लोरोप्लास्ट, और बहुत सारा है, न्यूक्लियस है, वो सारे के सारे जो है क्या है, एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड नहीं है। इस चारों के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं है उसकी, इसीलिए उसको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में इंक्लूड्स नहीं करते हैं। बिल्कुल आपको मैं पढ़ के लाइन बताता हूँ, आप लाइन को समझ सकते हो वहाँ पे। चलो बेटा, यहाँ पे जैसे ही बात करते हैं कि वाइल
each of the membranous cell organelle is a distinct in terms of structure and function. स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंटायरली डिफरेंट, मतलब कि स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या है कि डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है। एंड क्या कर रहा है कि दिस कंसिडर्ड टुगेदर एज एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बिकॉज देयर फंक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड। उसकी फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड है। कैसे बेटा, मैं डायग्राम में पूरा क्लियर कर दिया हूँ, पूरा बाइंड बना दिया हूँ। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड्स करते हैं किसको, विलेज को। ये कोड याद रखना, विलेज, बी से वैक्यूल, एल से लाइसोसोम, ई से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जी से गोल्जी बॉडी। ठीक है। अब इसके कंडीशन में जैसे ही बात करो बाबू कि इसमें आपको क्या क्या बात करना पड़ेगा, कि जैसे हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की बात करें तो इसके और सब बात करते हैं। सिंस द फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम आर नॉट कोऑर्डिनेटेड, दैट्स व्हाई with the functions of the above component कोऑर्डिनेशन नहीं है वाले के साथ, सो दीज आर नॉट कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की पार्ट नहीं है। देखो इसमें जैसे मैं यहाँ पे बात करता हूँ बेटा कि ये स्ट्रक्चर आपको दिखता होगा, मैं थोड़ा सा इसको छोटा करता हूँ। कोऑर्डिनेशन आपको दिखाना पड़ेगा एक ही सिस्टम में, तो मैं इसको छोटा कर देता हूँ। ठीक है, अब तो दिख रहा है, अब दिख रहा होगा। चलो मैं भी बड़ा हो जाता हूँ, अब तो रिस्ट्रिक्शन नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है। चलिए रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो चलो वापस आते हैं। देखो बेटा कि हमने क्या कहा कि एक सेल हमने लिया, एक क्या एक सेल लिया, इसमें क्या दिखा कि सेल मेम्ब्रेन है, ये सेम मान लो तो सेल मेम्ब्रेन है। यहाँ पे देखो बेटा कि ये क्या है जी, ये न्यूक्लियस है। ये क्या है, न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस से कवर्ड है क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। इसके अंदर क्रोमेटिन नेटवर्क है, न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियोलस क्या कर रहा है बेटा कि ये राइबोसोम और एमआरएनए को बनाता है। किसको, राइबोसोम और एमआरएनए को, आरआरएनए को बनाता है। तो कम से कम राइबोसोम तो बना रहा है। और राइबोसोम क्या कर रहा है बेटा, जा कर के सेल के ये पोर है, न्यूक्लियर पोर है, इसके थ्रू जो है बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है। और बाहर आकर के ये क्या कर रहा है, इसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे आकर के क्या हो रहा है, लाल लाल स्ट्रक्चर दिख रहा है, चिपक जा रहा है, कुछ साइटोप्लाज्म में है। ठीक है ना, चिपक जा रहा है, कहीं ना कहीं इससे अटैच्ड होकर कुछ चीज़ें बनाया जो इंडोमेम्ब्रेन मतलब कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बनी, और बनने के बाद जो है ये पिंच अप होकर के टूट गया। बहुत सारा ऐसा टूटा जो वेसिकल्स बना दिया। हो सकता है कि लाइसोसोम बनाए, ऐसे जनरली कौन करते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी लाइसोसोम छोटे छोटे वेसिकल्स बनाते हैं, बट जनरली कौन बनाते हैं, आपको गोल्जी बॉडी। क्या किया कि छोटे से पोर्शन जो टूटा यहाँ पे सैक लाइक स्ट्रक्चर वेसिकल्स टूटा, इसके गोल्जी बॉडी की ये सिस पोजीशन बोला जाता है, जो फॉर्मिंग पेज होते हैं वहाँ पे आकर के अटैच हो गया। ये जो है पैरेलल स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट किया, लैमेली। और इसके अंदर कुछ देखो लाल लाल चीज़ें भरा हुआ है, जो प्रोटीन है बेटा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है दो तरह का होता है, एक तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। स्मूथ बोले तो राइबोसोम उस पर नहीं है, बिल्कुल स्मूथ होगा, चिकना होगा, चिकना चिकना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या कंडीशन है कि ये रफ है। ठीक है ना। अब क्या कंडीशन है कि जैसे रफ है तो राइबोसोम की वजह से रफ है, ये चिकना है तो किसके, राइबोसोम एब्सेंस है, इसके वजह से चिकना है। ठीक है, तो ये आकर के क्या किया कि इसके साथ में ये जुड़ गया, जुड़ करके कि एक स्ट्रक्चर बना दिया। और यही चीज़ें इसके अंदर बेटा एक ही मेम्ब्रेन मतलब कि मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल है, दैट इज़ अ गोल्जी बॉडी। वही क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट बनाता है। और हमारे एनिमल सेल के कंडीशन में कोई भी ऐसा चीज़ें नहीं है जो कार्बोहाइड्रेट बनाता है। क्लोरोप्लास्ट तो अपनी बात करते हैं, प्लांट सेल के कंडीशन में वहाँ पर तो बनाता है, लेकिन अपने सेल के कंडीशन में गोल्जी बॉडी क्या है, ग्लाइकोजन को बनाता है, ग्लाइकोजेनेसिस करता है। आगे अपने को फंक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन गोल्जी बॉडी में जाकर ग्लाइकोजिनोलाइसिस होता, क्या क्या होता, बहुत सारी बातें हैं। तो हमने कहा कि ये स्ट्रक्चर बना दिया, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये सिस्टर्नी, मतलब कि गोल्जी बॉडी 3 स्ट्रक्चर से बना है, सिस्टर्नी, वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स। थोड़ा सा फास्ट हो बेटा, आप स्लो करके, जो स्लो बच्चे होंगे वो स्लो करके देख सकते हो, ऑप्शन आते हैं स्लो करने के लिए। ठीक है ना, आप स्लो कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है। कोई फास्ट स्लो नहीं होता है, बिल्कुल आप कर सकते। तो यहाँ पे हमने बात क्या क्या कि ये देखो ये टूटा, टूटने के बाद इससे जुड़ा तो ये स्ट्रक्चर बना दिया, और इससे टूटा तो बेटा ये लाइसोसोम को बना दिया। ये बड़ा सा है तो बड़ा वैक्यूल को बना दिया। तो कंडीशन क्या है
कि आपका एंडोमेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने क्या क्या गोल्जी बॉडी बनाया, गोल्जी बॉडी ने क्या क्या लाइसोसोम को बनाया, और क्या क्या लाइसोसोम गोल्जी बॉडी क्या क्या बड़ा सा एक वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर बना दिया, जो किसको बना दिया, वैक्यूल को बना दिया। तो आपस में कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेटेड है। भैया प्रोटीन बना यहाँ, लेकिन प्रोटीन का मॉडिफिकेशन होता है यहाँ। प्रोटीन बना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, लेकिन प्रोटीन का मॉडिफिकेशन हो गया कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है ना। लिपिड बना स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, लेकिन मॉडिफिकेशन कहाँ पे हो जाएगा, शुगर के साथ गोल्जी बॉडी में। और यहाँ पे प्रोटीन जो मॉडिफाइड होकर के बेटा इसके अंदर लाइसोसोम के अंदर आकर के क्या हो जाएगा, लाइसोसोम के अंदर जो है भर जाएगा प्रोटीन ही। मतलब कि क्या करते हैं, एंजाइम बनाते हैं। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। समझ में आ रहा ना, समझ में आ रहा है ना। मतलब कुछ को एक्सेप्शन को छोड़ करके, राइबोसोम को छोड़ करके ऑलमोस्ट क्या बोला जाए, ठीक है ना। तो प्रोटीन की मॉडिफिकेशन ही क्या कर दिया है भैया, एंजाइम को बना दिया। तो डिफरेंट टाइप के एंजाइम भरे पड़ते हैं लाइसोसोम के कंडीशन में, जो क्या करता है, इंटरसेलुलर एक्सट्रासेलुलर डाइजेशन करता है। तो कहीं ना कहीं इससे हो सकता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किससे बना है, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी टेलोफेज के स्टेज में क्या करता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को बनाता है, और इससे छोटे छोटे स्ट्रक्चर बना, जो क्या कर दिया, इसको बना दिया, और इससे क्या बन गया, लाइसोसोम, और इससे क्या बन गया, वैक्यूल बन गया। तो सब एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड है बेटा। अब क्या कंडीशन है कि देखना कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है यहाँ से स्टार्ट होते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से स्टार्ट होते हैं, एंड होते हैं कहाँ पे, सेल मेम्ब्रेन में। तो ये जो है रॉबर्टसन नाम के साइंटिस्ट ने इसके बीच में रिलेशन दिया कि भैया ये रिलेशन क्या है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टार्ट होते हैं कहाँ से, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस, एंड होते हैं कहाँ पे, सेल मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। आया, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अपना पहला सेल ऑर्गेनेल पढ़ने को जा रहे हैं, जिसे मतलब कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंडो बोले तो इनसाइड, ठीक है ना, प्लाज्मिक बोले तो प्लाज्मा, रेटिकुलम जनरली प्लांट में रेटिकुलम वर्ड यूज होगा नेटवर्क लाइक, ठीक है ना। तो उसको शॉर्ट में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या बोलते हैं, ER। तो नेटवर्क लाइक होगा स्ट्रक्चर। अब इसके लिए जो है बेटा, इसका नाम देने वाला कोई और है, डिस्कवरी करने वाला कोई और है, वो भी थोड़ा थोड़ा बात करेंगे। कि देखो यहाँ पे जैसे ही अपन बात करें, चलो ये बात तो हो गई, यहाँ पे बात करें कि क्या कंडीशन कि इसको ऑब्जर्व करने वाला साइंटिस्ट जो गार्नियर था 1897, मतलब कि 1997 ईस्वी में, और नेम इसका दे दिया इर्गेस्टोप्लाज्म। और इसको रियली में टर्म और डिस्कवर करने की क्रेडिट चाहता है पोर्टर को 1945, ठीक है, 1945, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, याद करो। तो यहाँ पे लेकिन रॉबर्टसन नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया, इसके रिलेशनशिप बताया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रिलेशनशिप है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सेल मेम्ब्रेन के बीच, कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक जगह कनेक्ट होते हैं एंडोप्लाज्मिक न्यूक्लियर के आउटर मेम्ब्रेन से, और एंड होते हैं सेल मेम्ब्रेन से। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, कि मेरे तरफ से डेफिनेशन सुनो, ये भी डेफिनेशन वही है, a tiny tubular network-like proteinaceous structure present in scattered in the cytoplasm of the cell is known as क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं उसको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब क्या कंडीशन है कि जैसे अपन बात करो कि यहाँ पे भी डेफिनेशन है, और नेटवर्क ऑफ टाइनी ट्यूबुलर रेटिकुलेट प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड, ठीक है ना, इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये होता कहाँ पे है, और किस किस में प्रेजेंट होता है, किस में एब्सेंट होता है, अकरेंस की बात करेंगे बेटा। मतलब कि किस में ये पाया जाता है और किस में नहीं पाया जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे अकरेंस की। तो बेटा ये जो होते हैं ना अकरेंस की, जैसे ही बात करोगे तो ये जनरली प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, एब्सेंट होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता, और बट सारे यूकैरियोटिक सेल्स में होता है, कुछ को छोड़ करके। कौन जे, जर्मिनल सेल जैसे टेस्टिस ओवरी के कंडीशन में,
और दूसरा दूसरा एग्जाम्पल धांसू है बेटा, ये सब जगह आपको एक्सेप्शन में मिलेगा। अब भी से सेल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल पढ़ना स्टार्ट किया और जितने भी सेल ऑर्गेनेल पढ़ोगे वहाँ पे कोई भी मेम्ब्रेन बॉन्ड, कोई भी सेल ऑर्गेनेल आपको नहीं मिलेगा। मैच्योर मेमेरियन आरबीसी, हम लोगों के आरबीसी का शेप कैसा होता है जी, बाइकॉनकेव, याद है इधर से भी कॉनकेव इधर से भी बाइकॉनकेव, जाने दो। तो आरबीसी जो मैच्योर मेमेरियन आरबीसी है उसमें कोई भी सेल ऑर्गेनेल नहीं होगा। इट्स ऑलवेज एक्सेप्शन इन सेल ऑर्गेनेल, सेल ऑर्गेनेल में एक्सेप्शन है, कोई भी सेल ऑर्गेनेल यहाँ पे नहीं है। तो हमने क्या कहा कि बेटा प्रोकैरियोटिक सेल में तो नहीं होता, प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होता, किस में होता है, सभी की सभी यूकैरियोटिक सेल्स में होता है। किसको छोड़ करके, जर्मिनल सेल टेस्टिस ओवरी के सेल्स को छोड़ करके, और दूसरा मैच्योर मेमेरियन आरबीसी को छोड़ करके। ये बने होते हैं किस चीज़ों से, ये 3 चीज़ों से बने होते हैं, सिस्टर्नी, वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स। क्या, वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स और सिस्टर्नी। यहाँ पे चलो बेटा, यहाँ पे स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ और ये स्ट्रक्चर आपको देखना पड़ेगा। क्या कंडीशन है कि मैंने क्या किया कि एक सेल लिया और एक सेल के अंदर जो है ये चीज़ें दिखा रहा हूँ, इसको आधे पार्ट को काट करके यहाँ पे दिया। आधे ही सेल है बेटा, दिख रहा है ना, आधा सेल है, आधा ही सेल है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, ये सेल है, ये सेल मैंने दिखाया है और इस सेल का आधे पोर्शन को लेकर के इसको दिखाया है, ठीक है ना। ये सेल है, ये सेल मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस, ये सेल है पूरा, ये इसको ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, दिख रहा है ना। और न्यूक्लियर के आउटर मेम्ब्रेन से क्या जुड़ा हुआ है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 2 स्पेस होते हैं, एक तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लूमेन दिख रहा होगा, लूमेन, उसको लूमिनल स्पेस बोलते हैं। और इसके बीच में जो स्पेस ये दिख रहा है इसको एक्स्ट्रा लूमिनल साइटोप्लाज्मिक स्पेस बोलते हैं। ये 2 तरह का होता है, एक तो रब हो गया जिसके वजह से, किसके वजह से भैया, राइबोसोम प्रेजेंट होता है, छोटा छोटा दाना दिख रहा है ये, ठीक है ना। और यहाँ पे वेसिकल्स दिख रहा है, ट्यूब्यूल्स दिख रहा है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये क्या हो गया बेटा, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये वाई शेप्ड या लैम्डा शेप्ड ये भी दिख रहा है, ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है ना। तो आधे सेल को मैंने दिखाया है। अब क्या है कि ये 3 चीज़ों से बना होता है, सिस्टर्नी, वेसिकल्स और ट्यूब्यूल। सिस्टर्नी इसका मेन कंपोनेंट होते हैं और वो क्या होते हैं, आपस में पैरेलली अरेंज होते हैं। इस सब पे क्या होगा, छोटे छोटे स्ट्रक्चर होगा, राइबोसोम प्रेजेंट होगा। तो क्या कंडीशन है कि राइबोसोम सब जगह प्रेजेंट है। राइबोसोम इसके मतलब कि पूरे के पूरे जो है लेमेलर स्ट्रक्चर, रॉड नुमा जो स्ट्रक्चर है, सब पे क्या है, राइबोसोम प्रेजेंट है। तो सिस्टर्नी की बात करते हैं, यहाँ पे ये पैरेलल स्ट्रक्चर है, एक दूसरे पे स्टैक टू वन अनदर ऐसे रहते हैं, एक स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो ये मेन कंस्टिट्यूएंट्स है, मेन कंपोनेंट है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो पैरेलली अरेंज होते हैं, फ्लैटेंड है और अनब्रांच स्ट्रक्चर है, सीधा सीधा है। यह कहा जाता है कि जनरली जो है ये ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होता है। ग्रैनुल बोले तो दानेदार, क्यों भैया, ये राइबोसोम की वजह से ग्रैनुलर स्ट्रक्चर है। इसका खासियत है कि राइबोसोम जहाँ पे होगा प्रोटीन बनाने का काम करेगा। तो ये जनरली उसी सेल में होगा जिसमें एक्टिवली प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सेल होगा, जैसे लीवर सेल, गॉबलेट सेल और पैनक्रियाटिक सेल, ठीक है ना। आगे चल के आपको एग्जांपल में देंगे। तो ये सिस्टर्नी की हमने बात करी, सिस्टर्नी की बात हो गई ना बेटा, कि यहाँ पे जनरली ये ग्रैनुलर स्ट्रक्चर है, किसके वजह से, राइबोसोम की वजह से। ये प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सेल में जो है प्रेजेंट होता है, पैनक्रियाटिक सेल, लीवर सेल और गॉबलेट सेल, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे जैसे ही अपन बात करेंगे, थोड़ा सा स्ट्रक्चरल वाइज अपने को बात करना पड़ेगा। वहाँ तो लैमली की बात कर चुके हैं, यहाँ बात करेंगे किसका, वेसिकल्स की। तो वेसिकल्स कैसा स्ट्रक्चर है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है, दिख रहा है ना, ओवल और राउंडेड हो सकता है, ओवल और राउंडेड। ये 25 से लेकर के 500 माइक्रोमीटर तक जो है होगा, स्कैटर्ड होगा। कहाँ, साइटोप्लाज्म में मैनली बने होते हैं। कहाँ मैनली पाए जाते हैं, जो प्रोटीन, ये भी ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होते हैं। ये भी कैसा स्ट्रक्चर है, ग्रैनुलर स्ट्रक्चर है, मतलब कि इस पे भी राइबोसोम दिख रहा है ना, दाने दाने स्ट्रक्चर दिख रहा है, राइबोसोम होगा। ये भी उसमें पाया जाएगा जो एक्टिवली प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। अब ट्यूब्यूल्स की बात करते हैं तो ये दिख रहा है बेटा, ब्रांच है, हाईली ब्रांचेस स्ट्रक्चर है, हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर है, पाया जाता है उस सेल में नियर सेल मेम्ब्रेन,
ये क्या होता है, स्मूथ इन नेचर होता है। वजह क्या है कि यहाँ पे राइबोसोम नहीं होता है। इसमें मेनली बात करते हैं उस सेल से एसोसिएटेड होते हैं जहाँ पे ये लिपिड का सिंथेसिस करते हैं, कोलेस्ट्रॉल, स्टेरॉयडल हार्मोन, ठीक है ना, फॉस्फोलिपिड, वो सब का सिक्रेशन जहाँ पे होता है, जहाँ पे सिंथेसिस होता है, उसी सेल में इसको एक्टिवली देखा गया है। अब बेटा कहा जाता है कि मतलब कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है दो तरह से, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ राइबोसोम, देयर आर टू टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक तो स्मूथ होता है, दूसरा रफ होता है। मतलब कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब कि रफ वो होता है जिस पे राइबोसोम प्रेजेंट होता है, और ये राइबोसोम क्या होता है कि इससे हट जाए, राइबोसोम इससे रिमूव कर दिया जाए, किसको, राइबोसोम को रिमूव कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ राइबोसोम, देयर आर टू टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वन इज अ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अनदर इज अ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये रफ का वजह क्या है, कैसा ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होता है, दानेदार स्ट्रक्चर होता है। ये अग्रेनुलर, मतलब नॉट, मतलब दानेदार नहीं, इसलिए स्मूथ है। ये एटीएस राइबोसोम जो है, इसके लार्जर सब यूनिट जो होते क्या करते हैं, एटीएस राइबोसोम बाइंड्स बाय देयर लार्जर सब यूनिट विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। ये दो तरह का ग्लाइकोप्रोटीन होता है, राइबोफ्लोरिन 1 और राइबोफ्लोरिन 2, जो क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे प्रेजेंट है। वहीं पे जाकर के क्या होगा, राइबोसोम अटैच्ड हो जाएगा, राइबोसोम यहाँ पे अटैच। यहाँ पे मतलब कि राइबोसोम और राइबोफ्लोरिन प्रोटीन, राइबोसोम ही है ही नहीं, तो राइबोफ्लोरिन प्रोटीन ये सारे के सारे एब्सेंट है। ये क्या है, यहाँ पे प्रेजेंट है। ये मोर स्टेबल होता है बेटा, ये क्या होता है, लेस स्टेबल होता है। माइनली ये जो बने होते हैं, किस किस चीज़ों से बने होते हैं उसकी बात करता हूँ। ये माइनली मोर स्टेबल है, ये माइनली कंपोज होता है सिस्टर्नी और वेसिकल से, याद रखना। लेकिन ये माइनली किस चीज़ से होते हैं, किस चीज़ से, ट्यूब्यूल से। स्मूथ है, वो स्मूथ स्ट्रक्चर चाहे ब्रांचेज है। यहाँ पे बात करते हैं, ये लेस स्टेबल था, ये कैसा है, मोर स्टेबल है। यहाँ पे ठीक है ना, abundantly occurs in those cells which are actively participate in a protein synthesis and secretion। प्रोटीन का जो सिंथेसिस और सिक्रेशन करेगा, जैसे लीवर सेल, गॉबलेट सेल और पैनक्रियाटिक सेल्स, याद रखना एग्जाम्पल में। बिल्कुल, यहाँ पे बात करते हैं कि ये एबंडेंटली उस सेल्स में पाए जाते हैं जो सेल कंसर्न होते हैं ग्लाइकोजन और लिपिड के मेटाबॉलिज्म के लिए। इन एनिमल्स लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन बनाते हैं, फॉस्फोलिपिड बनाएंगे, जो एडिपोज टिश्यू है, इंटरस्टिशियल सेल्स है, और जो है ग्लाइकोजन सिंथेसाइजिंग सेल्स होगा, कॉर्टिकल से वो एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है ना, एड्रिनल कॉर्टेक्स ग्लाइकोजन स्टोरिंग लीवर सेल हो गया। तो ये सारे के सारे हैं। अब जैसे बेटा इसमें बात करें तो आपको दिखता होगा कि यहाँ पे बात करूँ, थोड़ा सा एक नोट की बात करते हैं कि इसमें थोड़ा सा विजुलाइज नहीं हो रहा है बेटा, लेकिन देख लें, ये नोट की बात करते हैं, ये नोट की बात करते हैं कि इसमें क्या क्या है। कहा जाता है कि यदि पिगमेंटेड SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यदि कहा रहा है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और पिगमेंटेड एपिथेलियल सेल्स ऑफ रेटिना, इसको बोलते हैं बेटा माइलोइड बॉडी। पूछा जाता है बेटा एकदम बिल्कुल। और नर्व सेल में जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विद द राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विद द राइबोसोम रफ हो गया, तो इसको बोला जाता है रफ मतलब कि निजिल ग्रेन्यूल्स। 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसको इर्गेस्टोप्लाज्म कहते हैं, याद रहेगा। SER इज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द RER बाय, किस में पूछा, निजिल ग्रेन्यूल्स, नीट में, ठीक है ना। अब किस में, मेरा नीट का ही समझ रहे हो ना, नीट अपना एक टारगेट है। 11-12 तो सब्सिडरी है भैया, ईजिली होगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना, एकदम कभी टेंशन नहीं लेना, 100% होगा, एक भी % काटने का नहीं है। अपना टारगेट क्या है, नीट और एम्स भी इंक्लूड हो गए नीट में, नीट, ठीक है ना। ऐसे लिखता हूँ दोनों चीज़ें। RER अराइजेस बाय द इनवेजिनेशन ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एट द स्टेज ऑफ टीलोफेज। टीलोफेज के कंडीशन में RER ऑरिजिनेट होता है बाय इनवेजिनेशन ऑफ द इन्वेजिनेशन ऑफ आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो टीलोफेज में जा करके बनते हैं किससे जी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, इसलिए इसको लिखा। आगे लाइन भी दिया हुआ है, इसको नहीं देना चाहोगे तो कोई बात नहीं है, ठीक है।
केमिकल कंपोजिशन क्या होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये लिपोप्रोटीन से बने होते हैं। दैट मीन्स कि लिपिड और प्रोटीन दोनों से बने होते हैं। तो लिपिड कितना 40%, प्रोटीन कितना 60%। ठीक है, यहाँ पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात करें तो बेटा स्केलेटल मसल्स, बोन से जो जुड़ा हुआ मसल्स है उसको स्केलेटल मसल्स, दूसरा हार्ट मसल्स। ठीक है ना, ये दोनों में जो दोनों के सेल में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसको बोला जाता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। याद रहेंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब कंडीशन क्या है यहाँ पे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ स्केलेटल एंड कार्डियक मसल्स इज नॉन एज क्या सार्कोप्लाज्मिक। ये क्या करता है, SCR जो है स्टोर करता है कैल्शियम एनर्जी रिच कंपाउंड। ये एनर्जी रिच कंपाउंड रिक्वायर्ड होता है फॉर द मसल्स कंट्रैक्शन, मसल्स के रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में क्या होता है, एनर्जी चाहिए, कैल्शियम चाहिए। तो वहाँ पे क्या करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस चीज़ों को, कैल्शियम और एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं। उस समय में यूज करते हैं जहाँ पे कंस्ट्रक्शन मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तनाव हो रहा है उस जगह पे। अब क्या कर रहा है कि टिब्यूल जो ट्रांसवर्सली अरेंज होते हैं, टिब्यूल किस में, स्केलेटल और कार्डियक मसल सेल्स में। तो उसे क्या बोलते हैं, जो टिब्यूल्स कार्डियक और स्केलेटल मसल्स में मतलब कि अरेंज होते हैं उसे क्या बोलते हैं, टिब्यूल्स बोलते हैं। ये हेल्प करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इम्पल्स, सीधे तत्वों में ट्रांसमिट स्टिमुलस। समझ में आ रहा है, कोई उद्दीपन, हिंदी हो गया। नर्व इम्पल्स के कंडक्शन के लिए उसमें मदद करते हैं फॉर मसल्स कंस्ट्रक्शन। इंडिकेशन होगा फिर जो है मसल्स हमारा कांटेक्ट करेगा, नहीं तो ऐसे रहेगा। मैक्रोजोम क्या होता है, डिस्कवर्ड किया क्लॉड 1951 में। ये क्या होता है जी, फ्रेगमेंट्स है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो एसोसिएट है राइबोसोम से, तो उसको मैक्रोजोम कहते हैं। मतलब कि फ्रेगमेंट्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एसोसिएटेड विद द राइबोसोम इज नोन एज क्या, मैक्रोजोम। फंक्शन क्या होता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, सारे के सारे फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको देखना पड़ेगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जनरली 2 फंक्शन तो अपन देखते हैं, इसलिए यहाँ पे स्टार बना दिए कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है बेटा, प्रोटीन को बनाता, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक क्या करता है, लिपिड और लिपिड लाइक सब्सटेंस बनाता है, स्टेरॉयडल हार्मोन बनाता है, फॉस्फोलिपिड बनाता है, कोलेस्ट्रॉल बनाता है। ये सब के सब चीज़ हो गया। ठीक है, अब लेकिन डिटेल क्या है, सब के सब कंडीशन है कि एस्कॉर्बिक एसिड भी बनाएंगे, ग्लाइकोजन भी बनाएंगे, प्रोटीन लिपिड तो है ही। चलो इसमें पहला फंक्शन का बात करते हैं बेटा कि पहला फंक्शन क्या है। ये पहला फंक्शन जो है यहाँ पे बात करते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एसोसिएटेड विद द प्रोवाइडिंग साइटोस्केलेटन एंड मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल एंड शेप टू द सेल। ये क्या करता है, साइटोस्केलेटन देते हैं। जिस तरह से हमारी बॉडी के स्केलेटन के लिए बोन है, नहीं तो बोन नहीं होता हमारे शरीर में तो हम लोग क्या, मांस के टुकड़ा होते, मांस के लुथरा होते, चलते नहीं, गुरकते। ठीक है, तो कंडीशन है कि स्केलेटन जो हमारा बोन जो है, हमारी स्केलेटन हमारी कंकाल को तैयार किया है, उसी तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक सेल को कंकाल देता है, जिसे साइटोस्केलेटन कहते हैं, सेल कंकाल कहते हैं। जो क्या करता है, उसको स्ट्रेच करके रखता है, उसको शेप साइज देता है, उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है। ठीक है ना, उसको सपोर्ट देता है भैया। तो कंडीशन है कि पहला काम तो ये हो गया, ये हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी और माइक्रो बॉडी, बहुत ही ज़बरदस्त। दूसरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करते हैं किसको, सिंथेसिस ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ड्यूरिंग द टेलोफेज। अरे अक्सर तो जानते आप कि आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही क्या करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को इन्वेजिनेट करके बनाता। लेकिन आपको ये भी जानना पड़ेगा कि भाई जब 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 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो रहा है तो वो कहाँ से आ रहा है, तो बनाने वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो टीलोफेज, लास्ट से प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज में जा करके वो क्या करते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को बनाते हैं। याद रहेंगे। इट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल, स्टेरॉयडल हार्मोन, फॉस्फोलिपिड, लिपिड लाइक मटेरियल, स्मूथ एस्कॉर्बिक एसिड। ये हेल्प करता है ग्लाइकोजेनेसिस में, ग्लाइकोजन के सिंथेसिस, जेनेसिस मतलब जनरेशन, सिंथेसिस में मदद करते हैं। ये हेल्प करते हैं सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के सिंथेसिस और सिक्रेशन में मदद करते हैं। चलो बेटा अब यहाँ पे थोड़ा सा अपना को बात करना है
क्या बात करना है यहाँ पे कि यहाँ पे इंट्रासेलुलर एक्सचेंज की बात करते हैं कि सेल के अंदर जो किस तरह से एक्सचेंज होता है। ईआर जो है इंट्रासेलुलर कंडक्टिंग सिस्टम पार्टिसिपेट करता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस में अकर्स थ्रू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू होते हैं ट्रांसपोर्टेशन, लेकिन जनरली ट्रांसपोर्टेशन जो एक्सक्रीटिव मटेरियल का पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो गोल्जी बॉडी का, लेकिन यहाँ पे इंट्रासेलुलर एक्सचेंज की बात करते हैं। कहीं ना कहीं किया मटेरियल को गोल्जी बॉडी को दिया, ठीक है ना। जैसे सेलुलर मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं बेटा, तो बिल्कुल आपको दिमाग में जहन में आना चाहिए कि भैया ये क्या करता है। इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर है, ये क्या कंडीशन है कि इनफोल्डिंग है तो भैया गुलूर मुलूर होगा। अरे भैया ये ऐसा 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 होगा। यदि इसी को अपन सीधा करें तो ये बड़ी लंबा चौड़ा हो जाएगा, तो क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, मेटाबॉलिक रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा तो मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा। तो यहीं पे देखो कि मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंक्रीजेज सरफेस एरिया। ऐसे बोले तो साउथ अमेरिका नहीं, सरफेस एरिया। ये एरो का चीन जब ऊपर दे बेटा तो बढ़ना होता है, नीचे दे तो घटना होता है। इंक्रीज कर गया सरफेस एरिया फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटी विद इन द साइटोप्लाज्म। अब ये 9th नंबर का फंक्शन है डिटॉक्सिफिकेशन। कोई भी केमिकल्स है, कोई भी पोल्यूशन है, कोई भी ड्रग्स है, जितने भी चीज़ लेते हैं उसको क्या करते हैं, डिटॉक्सिफाई करते हैं, मतलब कि उसकी जहर को हटाते हैं। डी मतलब हटाना, टॉक्सिफिकेशन मतलब जहर को हटाना। क्या है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंसर्न विद द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द ड्रग पोल्यूटेंट्स एंड एस्ट्रॉइड्स, ठीक है ना। इसमें इंपॉर्टेंट एक साइटोक्रोम P450, ठीक है ना बेटा। साइटोक्रोम P450 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइटोक्रोम ये एक्ट्स एज अ एंजाइम काम करते हैं। कौन सा, साइटोक्रोम P450 एक्ट्स एज अ एंजाइम। इसका फंक्शन क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द अनदर ड्रग्स एंड टॉक्सिन। इट प्रोवाइड प्रिकर्सर्स ऑफ सेक्रेटरी मटेरियल टू द गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी को अब अपन गोल्जी बॉडी को करने वाले हैं। गोल्जी बॉडी में क्या क्या फंक्शन है, किस तरीके से अपन पार्टिसिपेट करते हैं, गोल्जी बॉडी का क्या नाम है, क्यों जो है मतलब कि इसको ढेर सारे नाम से बुलाते हैं, अलग अलग तरह का है, तो इसको जनरली करते हैं।